जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। चुनौतियां जिसके जीवन में नहीं है वो मुर्दा है, डेड, फिनिश। जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं है, खत्म है वो। और लिट्टन के सामने दो चुनौतियां, एक्सटर्नल चैलेंज, इंटरनल चैलेंज। अब उस व्यक्ति को इन दोनों चुनौतियों से निपटना है। और पहला कानून उसने पारित किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लेकिन मैं कहानी शुरू करते वक्त आपको एक मंत्र बताता हूं। पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। अब समझना है इस पूरे गेम में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जिस देश में 90% लोग अशिक्षित हैं, वहां प्रेस की कौन सी कीमत रही होगी? 90% लोग अशिक्षित, वहां प्रेस की क्या कीमत रही होगी? कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा होगा जिसने प्रेस को आम जनता तक पहुंचाया होगा। 90% अशिक्षित, बैन लगा रहा है प्रेस पे। प्रेस का सीधा संबंध किससे है? शिक्षा से। 1857 के बाद भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ, उसको बोलते थे लाइब्रेरी मूवमेंट। नोट करिएगा, बड़ी जबरदस्त चीज है। और यही न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। आज जितने भी लोग तैयारी करते हैं उसमें से 95% लोग सिर्फ इस बात पे परेशान हैं कि हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। आज मैं जवाब दे रहा हूं। लाइब्रेरी मूवमेंट, हर गांव में एक सामुदायिक भवन होता था। एक जगह होती थी जहां गांव के सारे लोग इकट्ठा होते थे। वहां एक चारपाई रखी जाती थी, एक न्यूज़पेपर मंगाया जाता था स्थानीय भाषा का, और उस गांव का जो पढ़ा लिखा आदमी होता था वो समाचार को पढ़ता था और फिर उस समाचार पर डिस्कशन होता था, चर्चा होती थी। इसको बोलते थे लाइब्रेरी मूवमेंट। और इस लाइब्रेरी मूवमेंट ने भारतीय जनता की जागरूकता में एक अहम भूमिका निभाई। तो लिट्टन ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत स्थानीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर बैन लगा दिया। कौन दुखी हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ इंडिया। भैया, बच्चे को मार रहे हो तो रोने तो दो, और तुमने बच्चे को मारा और कहा रोने नहीं देंगे। उसने कहा ठीक। उसने आपका आईफोन उठाया और 14 मंजिल से नीचे छोड़ दिया और फिर आपकी तरफ पलट गया कि मारो। घर की जो चिमनी है उसके ऊपर पत्थर मत रखिए, नहीं तो किचन का सारा धुआं घर में फैल जाएगा, सबको परेशान करेगा, अस्थिरता पैदा करेगा। तो लिट्टन का पहला कदम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन दुखी हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास। दूसरा कदम आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम। उसने कहा यूरोपियों को शस्त्र रखने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लूट कौन रहा था? भारतीय। शोषण किसका हो रहा था? भारतीय। कर कौन रहा था? यूरोपियंस। यानी लुटेरे आजाद, लुटेरों पे कोई प्रतिबंध नहीं, और आम जनता कानून के घेरे में। इससे कौन दुखी हुआ? संपन्न वर्ग। तीसरा कदम उसने उठाया आयात नीति को लेकर, इंपोर्ट ड्यूटी। बहुत बड़ी चीज। तम शांत। जब भी मैं कहूं बहुत बड़ी, तुरंत सांस खींच के नाभि पे शांति से आंख बंद करके बैठ जाइए। उसमें मनन करना है, सोचना है, गहराई में जाना है। इंपोर्ट ड्यूटी। अब लिट्टन भारत कब आया? 1876 में। एक डेट ये लिख लीजिए,
भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? 1854, 1854। अब ऊपर लिखिए इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1854, बगल में लिखिए लिप्टन 1876। अब दोनों को कंपेयर करिए। भारत की जो औद्योगिक क्रांति है, भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इन्फेंट है, नवजात, उसको क्या चाहिए? सुरक्षा। किससे? विदेशी कंपटीशन से। लिप्टन क्या कर रहा है? इंपोर्ट ड्यूटी को मिनिमम लेवल पे ला रहा है। इससे क्या हुआ? भारत की जो बाजार थी वो विदेशी उत्पादों से भर गई। क्या हुआ? भारत का जो बाजार था वो विदेशी उत्पादों से भर गया। किसको झटका लगा? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों को, भारतीय उद्योगपतियों को। अब गौर करिए, चिंगारी लगी है, आग लगने वाली है, इसको बुझाने के लिए भेजा गया है। किसको? लिप्टन को। इसने CO2 का सिलेंडर खोलने के बजाय ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल दिया। फिर आंख बंद कर ली और सांस नीचे ना भी, आराम से। 1876 किस लिए भेजा गया इसको? आग बुझाने के लिए। इस देश के हर युवा को, मतलब जब आपकी उम्र 15 साल हुई, उस वक्त आपको अपने दिशा को, अपनी जीवन को एक अच्छी दिशा देनी चाहिए। पंद्रह साल। ध्यान इस देश की परंपरा है, योग इस देश की परंपरा है। जितने भारत महान लोगों का देश, महान, कहां से वो महानता पैदा हुई? ऐसी क्या बात थी कि भारत के इतिहास में एक से एक शूरवीर, एक से एक महान? कुछ तो रहा होगा ना, क्योंकि भारत का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिसका शक्तिशाली शरीर और जिसका शक्तिशाली मन, वो कुछ ना कुछ इस जीवन में अच्छा अवश्य करेगा। सूत्र है ये। आज शरीर पे ध्यान ही नहीं है। हमारा एक दोस्त है, शैम्पू लगा रहे थे, बड़ा खुशबूदार शैम्पू था। मैंने कहा यार बड़ा महक रहा है तुम्हारा शैम्पू। बोले हाँ शैम्पू बड़ा कीमती। मैंने कितने का है? बोले एक छोटी सी बोतल है 250 ग्राम की, 10,000 की। 10,000 की? ये कौन सा शैम्पू है भैया? अरे बोले लॉसिटेन का शैम्पू है, फ्रांस का। हमने कहा इसको गंजे सर पे लगाने से बाल आते हैं? कह रहे यार पागलपन वाली बात कर रहे हो। बताओ, 10,000 का शैम्पू, 15,000 का साबुन, 10 लाख की घड़ी, 40 लाख की जीन्स, 50,000 की बर्बरी की शर्ट, और हल्की सी हवा चली भड़ाम से गिर गए। भारत में सबसे ज्यादा मान्यता सरस्वती जी को है। ज्ञान, ज्ञान, भारत में सबसे ज्यादा मान्यता सरस्वती जी को है। अजात शत्रु जब बुद्ध के दरबार में, बुद्ध के बिहार में आता था, जमीन पे बैठता था। अकबर सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था। इस देश में जब संत महात्मा से मिलने जाए ना, अपने पद और प्रतिष्ठा और पैसे को बाहर रख के जाएं। उनसे ये ना कहें कि मैं फलाना हूं, अफसर हूं, मैं फलाना मंत्री हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। यही तो इस देश की गौरव रहा, यही तो इस देश की महानता रहा। ज्ञान, हमने ज्ञान को सर्वोपरि माना था, इसलिए यहां हर आदमी खुशी था। आज हमने धन को सर्वोपरि मान लिया। देखो घर घर की हालत देखो, समाज की हालत देखो, राष्ट्र की हालत देखो। मतलब आदमी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, मर रहा है, वीडियो बना रहे हैं। व्यू चाहिए, व्यू, सब्सक्राइबर चाहिए, सेंसेशन फैलाना है। ये देखिए मरता हुआ आदमी।
पैसा ही तो है। पैसे की भूख ने आदमी के भाव को मार डाला। विवेक को बढ़ाइए, विजडम को। इंफॉर्मेशन नहीं, किताब पे किताब रटे जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं। और विवेक, लॉर्ड लिट्टन पहला कदम उठाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन नाराज हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास। दूसरा कदम क्या उठाया? आर्म्स एक्ट। कौन नाराज हुआ? इन्फ्लुएंशियल क्लास। तीसरा कदम इंपोर्ट ड्यूटी। कौन नाराज हुआ? भारत के उद्योगपति। चौथा कदम दिल्ली दरबार 1876 में आया है। 1878 दिल्ली दरबार, महारानी विक्टोरिया को बुलाया जा रहा है कैसरे हिंद की उपाधि देने। बहुत अच्छा, अब वो हिंदुस्तान की महारानी है। लेकिन समय, पड़ोसी घर में डेथ हो गई, आपके बच्चे का बर्थडे है, आप डीजे बजाएंगे? भारत अकाल से जूझ रहा है, मर रहे हैं लोग। तुमने ही कमीशन की नियुक्ति की, स्ट्रैची कमीशन। स्ट्रैची कमीशन ने कहा कि भारत की जनता को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। और तुमने क्या कहा? कि तिजोरी में पैसा नहीं है। तुमने कहा खजाना खाली। एक तरफ तो तुम भारत की जनता की मदद करने को तैयार नहीं हो, कह रहे हो खजाना खाली, और दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कौन दुखी हुआ? आम जनता। किसने बुलाया गया था इसको? आग बुझाने के लिए। क्या किया इसने? आग भड़का दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंटेलेक्चुअल क्लास नाराज हुआ। आर्म्स एक्ट, इन्फ्लुएंशियल क्लास नाराज हुआ। दिल्ली दरबार, आम जनता नाराज हुई। इंपोर्ट ड्यूटी, भारत के उद्योगपति नाराज हुए। सब नाराज। उसी में इसने एक कांड और कर दिया, सिविल सर्विस की एज लिमिट घटा दी। 19 साल। 19 साल। इस टेक्नोलॉजी के युग में जब मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की तो मुझे नहीं पता था। आईएएस प्रॉपर, आईएएस एलाइड, सेंट्रल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, मुझे नहीं पता था। मुझे 1870s में 19 साल। 19 साल में तब लोग क्लास 9, 10th में होते रहे होंगे, अगर पढ़ते रहे होंगे तो। एजुकेटेड मिडिल क्लास नाराज हुआ। और छठी गलती इसने की, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। अफगानिस्तान को बफर बनाने के लिए कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से कोई भी भारत की तरफ बढ़े तो हम अफगानिस्तान पर उसको रोक लें। पहले तो उसने दोस्ती का पैगाम भेजा, अफगानी माने नहीं, इसने हमला कर दिया। और अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते ही है। पूरी ब्रिटिश सेना तबाह हो गई। आग लगी थी, इसने उनको शोलों में कन्वर्ट कर दिया। शोलों में आग लगी थी, इसने उनको शोलों में कन्वर्ट। भभक उठी आग। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मैसेज भेजा कि बहुत मारेंगे तुमको। तुमको क्या करने भेजे थे? तुम वापस आओ। और 1880 में लिट्टन को वापस बुला लिया गया। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा, औरंगजेब पढ़ा लिखा, लिट्टन पढ़ा लिखा। पढ़ना जीवन में सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है अपने विवेक को जिंदा करना। विवेक को जिंदा करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? शिक्षा। हमारे देश ने क्या किया? हमारे देश ने कहा शिक्षा मतलब नौकरी ना, शिक्षा मतलब विवेक को जिंदा करना। और जिसका विवेक जन्म ले लिया, आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा कि रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? उसने कहा नहीं साहब, भंडारा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सर, भंडारे के लिए धन की जरूरत पड़ती है। 10 लोगों से लगातार पूछा, 10 लोगों ने लगातार जवाब दिया कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता, क्योंकि भंडारे के लिए धन की जरूरत होती है। एक आदमी पहुंचा इंटरव्यू देने,
हमारे एक दोस्त है अनुपम जी, इंटरव्यू देने पहुंचे, उनसे बोले रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले सरकार बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? बोले साहब एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगी साहब, हो गया भंडारा। साहब एक मुट्ठी चावल, साहब एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा साहब, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा। साहब 2 रोटी गाय को खिला देगा, 2 रोटी कुत्ते को खिला देगा, साहब हो गया भंडारा। भंडारा मतलब खिलाना, ये कोई जरूरी थोड़ा मानव को। बोले अच्छा तो यार भंडारे के लिए क्या चाहिए? बोले साहब नियत चाहिए, इसको बोलते हैं विजडम। क्लर्क बनने के लिए शिक्षा अपरिहार्य है, राजा बनने के लिए पहले विजडम फिर शिक्षा। विजडम जरूरी है। स्वामी विवेकानंद से पेरिस में एक संत जी ने कहा, ईसाई संत ने कहा भैया विवेकानंद। बोले जी महाराज। बोले बहुत बोलते हो तुम आत्मा बोलते हो, परमात्मा बोलते हो, धर्म पे बोलते हो, शास्त्र पे बोलते हो, तुम तो शून्य पर बोल के चले आए अमेरिका में। बोले जी भगवान का आशीर्वाद है। बोले मैं अगर मुद्दा दे दूं तो नहीं बोल पाओगे। बोले साहब बताइए मुद्दा। बोले जूते पे बोलो, जूते पे बोलो, जूते पे। बोले साहब जूता अगर नया नया हो तो काटता है, यानी जूता काटता भी है, और 1 साल पुराना हो जाए तो चू चू की आवाज निकलती है, यानी जूता बोलता भी है। बहुत लोग समाज में ऐसे हैं जिनको आम भाषा नहीं समझ में आती, तो उनको जूते से समझाना पड़ता है। तो कहते हैं ये जूते का यार है, यानी जूता दोस्त भी है। जिसको मिर्गी आ जाए उसको जूता सुंघाते हैं, यानी जूता औषधि भी है। फुटबॉल में जो सबसे ज्यादा गोल मारे उसको गोल्डन बूट देते हैं, जूता सम्मान भी है। रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे तो भरत को खड़ाऊ दे गए, और भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर 14 साल शासन किया। जूता राजा भी है। जिसका विवेक जिंदा है ना, वो आनंद में है। जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, दबाया नहीं, वश में। स्वामी हो किसका? इंद्रियों का। विवेक जिंदा हो, आनंद। सूत्र ही यही है, स्वामी विवेक आनंद। देखो लिप्टन को, CO2 का सिलेंडर खोलने के बजाय ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल दिया, भभक उठी आग। इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना आलिम, 1880 में ब्रिटिश साम्राज्य ने वापस बुला लिया, चल वापस भागो यहां से। और 1880 में रिपन को भारत भेजा गया। अब रिपन भारत जिस बैकग्राउंड में आया, वो बैकग्राउंड आप देखो, आग भभक चुकी है। यानी रिपन क्या करने आया है? आग को शांत करने आया है। लिप्टन क्या करने आया था? चुनौती से निपटने आया था। सब बातें यहां रखो, यहां बहुत बड़ा गिफ्ट ये भगवान का। सजदा किया करो, सर झुकाया करो, और भगवान से एक ही प्रार्थना किया करो कि प्रभु इसको खोल दे मालिक। वैगनार पे मत लिखा हो गॉड्स गिफ्ट। ये जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, एक गैलेक्सी, उसके एक कोने से दूसरे कोने जाने में 1,00,000 लाइट ईयर लगेगा, और 1 लाइट ईयर में 10 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। 1 लाइट ईयर में 10 ट्रिलियन किलोमीटर, तो 100 लाइट ईयर में, तो 200 लाइट ईयर में, तो 500 लाइट ईयर में, और सोचो 1,00,000 लाइट ईयर, एक कोना से दूसरे कोना।
सिर्फ अपनी गैलेक्सी में, और ऐसी अरबों गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में हैं, पता ही नहीं। उस भगवान से तुम कुछ मांगने जा रहे हो। मेरे अनुभव से बस एक चीज मांगना, सद्बुद्धि। पहली बात तो कुछ मांगना ही मत। लेकिन अगर बहुत आत्मा, मम्मी पापा कह रहे कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, अड़ोसी पड़ोसी बहुत कहते हैं इस मंदिर में कुछ मांग लो। अरे हमने कहा मांगने की कोई जरूरत नहीं, कई बार मैं मांग चुका हूं, मिला नहीं। बोले क्या मांगे? तो हमने कहा मांगे हमारे बगल में तिवारी रहते हैं, इनका सारा बाल झड़ जाए। तो कहां गिर रहा है? सब भिखमंगे वाला काम नहीं। शुक्रिया, मंदिर जाओ धन्यवाद कहने कि भगवान इतनी बढ़िया शरीर दी, आंख दी, नाक दिया, कान दिया, हाइट दी, सौंदर्य दिया। बस मंदिर जाओ धन्यवाद कहने, मस्जिद जाओ धन्यवाद कहने, चर्च जाओ धन्यवाद कहने, गुरुद्वारा जाओ धन्यवाद कहने। किताबों से बात करो, उनके साथ बदमाशी मत करो। अंडरलाइन 10-10 रंग से पेंट कर रहे हो किताब को। किताबों से बात करो, उनका चित्र यहां बनने दो। लिप्टन आया था चुनौतियों से निपटने के लिए, रिप्पन आया आग को बुझाने के लिए। तो पहला काम रिप्पन ने क्या किया? अमेंडमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो लिप्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, उसको अमेंड कर दिया उसने स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों से कहा करो यार प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं, करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सरकार के बारे में अगर कुछ लिखोगे तो पहले उसे सरकारी अधिकारी एडिट करेंगे कि तुमने क्या लिखा है। जब वो पास कर देंगे, प्रिंट कर दो। देखो, काम वही, तरीका नया है। अरे बोला छापो यार अखबार, हाँ भाई शुरू करो, बंगाली न्यूज़पेपर, अमृत बाजार पत्रिका शुरू करो बंगाली में, कोई दिक्कत नहीं। काम वही, तरीका नया है। इंटेलेक्चुअल क्लास खुश हो गया। आदमी की ज्यादा तमन्ना नहीं है। यहां हर आदमी की एक सीमा है। बहुत कम लोग हैं जो असीम हैं। अगर 7 अरब इस दुनिया की जनसंख्या है, 7 अरब, तो 70 लोग होंगे जो असीम होंगे। बस 7 अरब में सिर्फ 70 लोग होंगे, 70 जो असीम होंगे। बाकी आदमी तो छोटी छोटी खुशियां हैं। एक डॉक्टर साहब ने अपने एक क्लाइंट से पूछा कि और शर्मा जी, तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक है? कहा साहब अब तो बहुत ठीक है, कल सुबह लड़ी भी थी। यहां का आदमी सड़क पे 10 रुपया पा जाए खुश हो जाता है। 10 लाख में तो पागल हो सकता है वो। ऐसा कई बार चुटकुला आपने सुना ही होगा कि भाई साहब की लॉटरी निकल आई 50 लाख की, उनकी बीवी बड़ी परेशान हो गई। तो पंडित जी से जाके उसने कहा कि हमारे आदमी का 50 लाख का लॉटरी निकल आया। बोले तो खुशी की बात है। बोले खुशी की बात तो है, लेकिन अगर उसको पता चल जाएगा वो मर जाएगा। बोले तुम चिंता ना करो, हम संभालेंगे। कितने बजे आता ऑफिस से? बोले शाम को आता है 8 बजे। बोले चलो हम आते हैं। पंडित जी 8 बजे आए। बोले हाँ भाई, तेरी 50,000 की लॉटरी निकल आए तो तू क्या करेगा? बोला पंडित जी आधी आपको दे देंगे। बोले 5 लाख की निकल आए? बोले पंडित जी आधा आप। बोले 50 लाख की अगर निकल आए? बोले पंडित जी आधा आपका। पंडित जी मर गए, पंडित जी चले गए। ये इंसान ये बातें चाहे जितनी बड़ी करे, अगर तुम इसका स्कैनिंग करो, बड़े छोटे छोटे ख्वाब हैं इसके। कोई सभासद बनने के लिए परेशान है। क्या बनोगे? सभा भैया, सभासद भैया। भैया मान्यवर नेताजी मिले थे, उनका पैर छू लिया मैंने आज। इस देश का आदमी नेताओं का पैर छू के बहुत खुश रहता है।
भैया डीएम साहब आए थे भैया, मुंह पे थूक दिए हमारे भैया, बड़ा अच्छा लगा भैया। खत्म। अरे ठीक है, पदों पे लोग हैं, उनका सम्मान करिए, प्रणाम करिए उनको, आपको मिले आप प्रणाम करिए उनको, अच्छी बात है। आपके रिश्तेदार हैं, आपके गुरु हैं, पैर भी छू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फी लेने के लिए मरा जा रहा है आदमी। अभी कई सारी डेथें हो रही, उत्तरांचल में ले रहे थे, गंगा के किनारे नीचे चले गए, ऊपर मालिक ने बुला लिया कि आओ ऊपर, बड़े अच्छे अच्छे लैंडस्केप है, यहां सेल्फी दिलाते हैं। रिपन ने आते ही उसको पता था मुझे क्या करना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अमेंड कर दिया, इंटेलेक्चुअल क्लास खुश हो गया। फिर शिक्षा, इस देश का मिडिल क्लास शिक्षा को लेकर बहुत परेशान, बहुत। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि हमें जीवन में पिता ऐसे मिले कि उन्होंने शिक्षा पढ़ने के लिए कहा ही नहीं, और मेरे साथ में जितने लोग थे 94%, 96%, 90%, 98%, पागल हो। हाँ परसेंटेज आए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। यहां मैंने किसी को विजडम के लिए परेशान होते नहीं देखा ना। परसेंटेज, नौकरी, विवेक शब्द तो इस देश की संस्कृति से खो गया। और देखो कहां पहुंच गई ये सिविलाइजेशन। जिस सिविलाइजेशन की पूरी दुनिया दुहाई देती थी, वो सिविलाइजेशन कहां पहुंच गई। तो इस देश का जो है मिडिल क्लास है, वो शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया भी है। सरकार को पता है, और ऐसे ऐसे पेरेंट्स है कि अगर टीचर मारे बच्चे को तो टीचर से कहेंगे और मारो। और टीचर लोग क्या करते थे, डायरी में लिख देते थे कि होमवर्क करके नहीं आया था 10 डंडा मारा हमने, आप नीचे दस्तखत करके भेजिए। 10 टीचर 5 मां बाप, टोटल 15। मतलब हमारा जमाना वो था कि हम स्कूल में अगर मार खाते थे तो कभी घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर मार खाएंगे, घर बताएंगे और मार खाएंगे। और टीचर जब हमारे माँ बाप को बाजार में मिलता था तो हमारे माँ बाप को इतना चढ़ाता था वो कि ओझा जी आप देव परिवार से हैं, भगवान जैसे परिवार से, और ये बेटा आपका। तो माता जी कहें ऐसा करो, 4 डंडा और मारा करो इसको। तो रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की 1882 में। एजुकेशन पर रिपोर्ट दो, एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन। और हर शहर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खोले गए प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। कौन खुश हुआ? एजुकेटेड मिडिल क्लास। नमक 1% ड्यूटी नमक पे कम कर दी गई। आज देखो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को, कोई कह रहा है हम जीतेंगे टीवी दे देंगे, कोई कह रहा हम वीसीआर दे देंगे, कोई कह रहा हम 10 किलो चावल देंगे। आज कैसे फ्रीबीज। जनता को काम चाहिए, काम, नौकरी, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का क्या काम है? सिक्योरिटी देना, लॉ एंड ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव बढ़ाना, एजुकेशन देना, हेल्थ सेक्टर, सब बांट रहे। कोई कह रहा पानी फ्री, कोई कह रहा बिजली फ्री, कोई कह रहा खाना फ्री। अब देश की जनता इंतजार कर रही कि कोई कह दे कि भैया शराब फ्री। अगले 50 साल आप ही को वोट देंगे, बैनामा करा लो भैया, लिखा लो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। ये कोई नहीं कह रहा है। पता नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसी आ जाए दमदार, तो रिपन ने सबसे पहले किसको खुश किया? इंटेलेक्चुअल क्लास को। फिर किसको खुश किया? एजुकेटेड मिडिल क्लास को, शिक्षा, हंटर कमीशन। फिर किसको खुश किया? आम जनता को। दुखी थी वो दिल्ली दरबार से। नमक की कीमत है, और नमक सबको चाहिए, हिंदू को भी मुसलमान को भी।
मुसलमान ये थोड़ी कहेगा कि नमक का रंग सफेद होता है, हिंदुओं का रंग है, हम नहीं खाएंगे। सब खाते हैं। औरतों के लिए तो दवा है। औरत क्या, जिसका भी लो बीपी है उसके लिए दवा है नमक। और चौथा काम, रिपन ने एक बड़ा शानदार काम किया, बहुत शानदार, बहुत। भारत का तो उभरता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व एकदम ताली बजाने लगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1858 से ये राष्ट्रवादी सरकार से क्या मांग रहे थे कि यार हमारी सरकार, हमारी प्रशासन में हमको भी तो कुछ हिस्सा दो। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमको भी तो कुछ हिस्सा दो। रिपन ने कहा एकदम देंगे, हिस्सा चाहिए ले लो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लखनऊ MCL, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इलाहाबाद, लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब ये ऑटोनोमस होंगी, स्वायत्त। कौन चलाएगा? भारतीय। उसने कहा हम आपको हिस्सेदार बनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको आधुनिक शासन की ट्रेनिंग देंगे। नर्सरी से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अरे राष्ट्रवादी तो लगे झूमने की, क्या बात है। सब खुश, सब। लिट्टन ने क्या किया? सबको दुखी किया। रिपन ने क्या किया? सबको खुश कर दिया। लेकिन वो खुश करने के चक्कर में उसने सरकार के इंटरेस्ट पर कभी हमला नहीं किया। उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म नहीं किया। उसने एडिट किया, अमेंड किया कि सरकार के खिलाफ लिखो। उसने कहा लिखो, चिल्लाओ, रो, गाओ, सब कुछ करो, लेकिन सरकार के खिलाफ मत लिखना। शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज को दे दी। नमक की कीमतें, आम जनमानस खुश हुआ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राष्ट्रवादी खुश हुए, सब खुश। और रिपन के काल में एक ऐसी घटना घटी, ऐसी जिसने भारत के नेशनल मूवमेंट को बिल्कुल नई दिशा दी। पहली प्रमुख राजनीतिक दल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। दूसरा प्रमुख राजनीतिक दल इंडियन एसोसिएशन 1876। किसके काल में? लिट्टन के काल में। और तीसरा प्रमुख राजनीतिक दल 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एवोल्यूशन तो चल ही रहा था, प्रगति तो हो ही रही थी, राष्ट्रवाद की धारा का विकास तो हो ही रहा था। रिपन के काल में एक घटना घट गई, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अरे बड़ी जबरदस्त घटना, कांग्रेस के जन्म में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1861 से पहले दो तरह के कानून थे भारत में। शहरों में ब्रिटिश कानून, गांव में स्थानीय कानून। और 1861 में आ गई आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। कानून समान हो गए। 1861 के पहले जब दो तरह के कानून थे तो हिंदुस्तानी जजों को अर्बन कोर्ट में नियुक्त नहीं किया जाता था। कहा नहीं साहब, यहां सिर्फ ब्रिटिश कानून चलते हैं, और चूंकि आपको ब्रिटिश कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए आपको अर्बन कोर्टों में नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो भारतीय जज होते थे वो लोकल कोर्ट में ही रहते थे, लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में नहीं आते थे। 1861 में लीगल यूनिफॉर्मिटी, कानून बराबर हो गया, कानून सब समान हो गया। अब जब कानून समान हो गया, बड़ी प्यारी कहानी है, सुनिएगा, बड़ी मस्त कहानी। उसी पृष्ठभूमि में, उसी बैकग्राउंड में बिहारी लाल गुप्ता, एक लोअर कोर्ट के जज का अपर कोर्ट में प्रमोशन हो गया। अब एक सब इंस्पेक्टर को प्रमोट करके सीओ बना दिया, लेकिन अधिकार में वृद्धि नहीं हुई। तो क्या वो सब इंस्पेक्टर उस प्रमोशन को लाइक करेगा? नहीं करेगा। वही हाल हुआ बिहारी लाल गुप्ता के साथ। इनको लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया, लेकिन इनके अधिकार में वृद्धि नहीं हुई। कौन सा अधिकार?
ये अभी भी अगर यूरोपीय कन्विक्ट है, अगर कोई यूरोपियन दोषी है, तो उस मुकदमे की सुनवाई भारतीय जज अभी भी नहीं कर सकता था। यह नियम था 1861 से पहले कि भारतीय जज यूरोपीय दोषी के मामले में सुनवाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कानून वो जानता नहीं। लेकिन 1861 के बाद यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, यूनिफॉर्म हो गया, कानून कानून बराबर हो गया, तो अब तो कोई भी सुनवाई करे। लेकिन बिहारी लाल गुप्ता को अभी भी यह अनुमति नहीं मिली। अब जज तो हो गया अपर कोर्ट के, लेकिन अधिकार में वृद्धि नहीं हुई। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को खत लिखा कि सरकार, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रमोशन विदाउट इंक्रीज इन पावर? इस प्रमोशन का क्या फायदा सरकार? अगर मेरे अधिकार में वृद्धि हो ही ना, तो इस प्रमोशन को लेकर मैं क्या करूंगा? गवर्नर को लगा यार बात तो एविडेंशियल कह रहा है, लॉजिकल। गवर्नर ने इस प्रस्ताव को वाइसरॉय तक बढ़ा दिया कि साहब ये देखिए, प्रमोशन बिना अधिकार के यूजलेस है। रिपन ने कहा हाँ यार ये बात तो है। रिपन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था सीपी इल्बर्ट, वो एक बिल लेकर आया। उस बिल का उद्देश्य था टू ब्रिंग इंडियन जजेस एट पार विद यूरोपियन जजेस। भारतीय जजों को यूरोपीय जजों के समान समान अधिकार। इल्बर्ट बिल। पर जैसे ही ये बिल आया, भारत में तो तूफान मच गया, तूफान। जैसे ये बिल आया, भारत में तूफान मच गया, बवंडर। इन व्हाइट लोगों ने कहा कि ये काले लोग हमारे ऊपर निर्णय करेंगे, ये गुलाम। बहुत गाली दी। सब एक हो गए, फ्रांसीसी, ब्रितानी, स्पेनिश, पोर्चुगीज, सब। वैसे सब एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन सब एक हो गए। और एक होकर जो उन्होंने दबाव बनाया कि सरकार को उस बिल को अमेंड करना पड़ा। तो अभी तक भारत में जो राजनीतिक दल थे वो क्षेत्रीय थे। कोई मद्रास में था, कोई बंगाल में था, कोई गुजरात में था, कोई पंजाब में था, क्षेत्रीय। अब इन सारे राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि अगर यूरोपीय एक होकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम भी एक होंगे। इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। और वहीं से शुरुआत हुई राष्ट्रीय सम्मेलनों की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।